फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ऑल आर फाइन। पिछले कुछ दिनों से आप लोग पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके। ऐसा तो नहीं पॉल्यूशन पढ़ते पढ़ते आप लोग परेशान हो गए हों, माइंड कुछ इधर उधर हो गया हो कि यार ये पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन। नो डाउट बच्चों, आज हमारे सराउंडिंग में यह मैटर है, यह सोचने वाली बात है कि इतनी प्रदूषण की स्थिति क्यों बनी, इसका कैसे प्रबंधन किया जाएगा, ये सब की चर्चा तो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि अभी भी मैं आप लोगों को कुछ और प्रदूषण की दुनिया में ही ले जाऊंगा। मैं अभी प्रदूषण के ही बारे में बताऊंगा, कुछ सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे कैसे और भी प्रदूषक देखे जाते। मॉडर्न टाइम में एक नए तरह का पॉल्यूशन है और जो बहुत ही घातक, बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाला है, और वह है रेडियो धर्मी प्रदूषण। रेडियो धर्मी प्रदूषण रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो धर्मी प्रदूषण को हम परिभाषित कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जब रेडियो एक्टिव पदार्थों से विकिरण के पश्चात, जब वातावरण में प्रदूषण की स्थिति बनती है तो उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रकृति में धातुएं पाई जाती हैं जिनसे निरंतर विकिरण की क्रिया, रेडिएशन की प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यूअसली। विशेष रूप से आप लोगों ने सुना हो प्लूटोनियम, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, ये कुछ ऐसे विशिष्ट किस्म के धात्विक पदार्थ हैं जिनसे निरंतर विकिरण की क्रिया चलती रहती है। इस विकिरण की क्रिया के प्रभाव स्वरूप वातावरण में प्रदूषण की स्थिति बनती है। ठीक है, वातावरण में प्रदूषण की स्थिति को हम लोग रोटेंजन नाम के यूनिट से नापते हैं। रोटेंजन विशेष रूप से प्रदूषण मापन की इकाई है। रोटेंजन जो है ये प्रदूषण मापन की इकाई है। इट्स ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन। स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, जैसे साउंड पॉल्यूशन, साउंड की इंटेंसिटी को हम लोग डेसिबल में नापते हैं, तो एक सीमा के बाद जब साउंड ज्यादा हो जाता है तो पॉल्यूशन हो जाता है। विशेष रूप से 60 डेसिबल के बाद
40 तक बड़ा सिंपल रहता है, परंतु वही जब 60 डेसिबल हो जाता है, 60 से ऊपर हो जाता है, तो हम लोग उसे पॉल्यूशन कहने लगते हैं। इसी तरह से रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो पॉल्यूशन की स्थिति बनती है उसका मेजरमेंट रोटेंजन यूनिट से करते हैं। रोटेंजन यूनिट में देखा जाता है कि 20 यूनिट तक, यानी कि 20 रोटेंजन तक रेडियो एक्टिव पदार्थों का विकिरण वातावरण में देखा जा रहा है, तो उसका मानव पर, जीव जंतुओं पर, वनस्पति पर कोई विशिष्ट प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता। जब यह स्थिति इससे ज्यादा होती है तब यह कंडीशन सीवियर होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसकी उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखें कि पॉल्यूशन ये बनता कैसे है, तो दो तरह से कह सकते हैं। मानव जनित, there are two type of radioactive pollution. First, anthropogenic, radio pollution, radioactive pollution, रेडियोधर्मी प्रदूषण, और दूसरा होता है प्रकृतिजन्य या प्रकृतिजनित दो तरह से कह सकते हैं, जनरेटेड बाय नेचर। ये दोनों तरह के विशेष रूप से देखे जाते हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है, तो यह है कि जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है, दैट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। सबसे इंपोर्टेंट यही है, मानव अपने विभिन्न कार्यों द्वारा वातावरण में इस टाइप के पॉल्यूशन की स्थिति को बनाता है। जैसे विशेष रूप से परमाणु बमों के विस्फोट से। आप लोगों ने देखा कि 1945 में यूएस ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम बरसाए थे। मानव इतिहास में पहली घटना है, और अब तक कह सकते हैं इसका प्रभाव वहां पर दिखता है। परमाणु विस्फोट जब भी होते हैं तो बहुत अधिक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वातावरण में इधर उधर फैल जाते हैं, तो विस्फोट एक प्रमुख कारण है। इसी तरह से परमाणु विस्फोट में जब परमाणु परीक्षण होते हैं, उसकी वजह से भी यह देखा जाता है। जैसे जब भी समुद्री परमाणु विस्फोट होते हैं, आप लोग जानते होंगे 2000 से पहले फ्रांस और ब्रिटेन और कई देशों द्वारा समुद्र के अंदर परमाणु परीक्षण किए जाते थे, जिसके प्रभाव स्वरूप वहां पर आसपास के क्षेत्रों में यह स्थिति देखी गई। ठीक है, इसके साथ साथ परमाणु दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स, जैसे आप लोगों ने 1979 में 3 माइल आइलैंड
ऑफ यूएसए। 3 माइल आइलैंड यूएसए का एक आइलैंड है, उस पर परमाणु विस्फोट हुआ था, दुर्घटना हो गई और उस क्षेत्र में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की स्थिति बन गई थी। वहां पर रेडियो विकिरण ज्यादा फैला और विकिरण के फैलने से वहां पर प्रदूषण की स्थिति बन गई। उसके बाद चेरनोबिल, चेरनोबिल इन यूक्रेन, इस विस्फोट, चेरनोबिल का जब विस्फोट हुआ था उससे भी वहां पर यह स्थिति देखी गई। या अभी हाल में आप लोगों ने इस सब ने देखा होगा 2011 में फुकुशिमा, फुकुशिमा परमाणु भट्टी दुर्घटना जापान। आई थिंक एवरीबडी नो अबाउट दैट। 2011 में जापान में एक बड़ा भयंकर भूकंप आया था और उसके बाद सुनामी भी बनी थी और परिणाम यह हुआ कि उस क्षेत्र में जो फुकुशिमा प्लांट स्थित था वो टूट गया और बहुत सारे परमाणु पदार्थ, विकिरण जनित पदार्थ वहां पर फैल गए आसपास। तो यह एक प्रमुख कारण देखा जाता है। या फिर परमाणु कचरों के निपटान में लापरवाही। आप लोग जानते हैं कि जो परमाणु भट्टी बनाई जाती हैं और उसमें बहुत सारे जो पदार्थ यूज होते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे बहुत से वेस्टेज निकलते हैं और ये जो वेस्टेज हैं इनको बहुत ही सतर्कता के साथ निपटान की आवश्यकता होती है। डिस्पोजेंस ऑफ दीज काइंड ऑफ मटेरियल्स आर वेरी टफ जॉब, बहुत ही टफ। इनको एक विशेष तरह के कंटेनर में, एक विशेष किस्म के लोहे के कंटेनर में, बहुत ही मोटी परत होती है लोहे के कंटेनर की, उसमें पैक करके और इनको जमीन के नीचे बहुत गहराई में दफन किया जाता है। परंतु जब भी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या इसके रखरखाव के दौरान समस्याएं होती हैं तो यह सब देखा जाता है। या फिर कभी कभी आप लोग शायद जानते होंगे बहुत सारे परमाणु पदार्थों का प्रयोग एज ए औषधि होता है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, एक वर्ड यूज होता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, बहुत सारे जो आइसोटॉप्स बनाए गए हैं, जैसे उसमें से कुछ नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 के साथ कार्बन 14, स्ट्रेंशियम 14, कैल्शियम, कैल्शियम 137, ऐसे बहुत सारे जो इस टाइप के पदार्थ हैं जिनका यूज विशेष रूप से कैंसर में किया जाता है, अलग अलग तरह के कैंसर।
जैसे गले के कैंसर में आयोडीन 131, ब्लड कैंसर में कोबाल्ट यूज होते हैं, तो ये बहुत सारे कैंसर में यूज होते हैं। कभी कभी लैब से चोरी हो जाती है, दुर्घटना, इनके हैंडलिंग में दुर्घटना हो जाए, स्थिति बिगड़ जाती है, तो यह समस्या बन जाती है। जैसे आप लोगों को यदि याद हो, आज से 3-4 साल पहले, जस्ट नियर अबाउट 3-4 ईयर अगो, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी लैब ऑफ केमिस्ट्री, वहां से एक चीज, एक आइसोटोप डिस्पोजेंस के दौरान वो वहां से रिप्लेस हो गया था। किसी को समझ में नहीं आया कितना इंपॉर्टेंट ये क्या चीज है, वो बेचने के दौरान लगा कि भाई बेकार पड़ा हुआ, उसको डिस्पोज किया गया। जब वह आगे बढ़ते हुए लाजपत नगर के कबाड़ी बाजार में पहुंचा, तो जो मालिक वहां पर रखा हुआ था, कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो उसमें कारण जब ढूंढा गया, क्योंकि एक मृत्यु अचानक हुई थी, तो उसमें कॉज जब देखा गया, तब उसमें देखा गया कि कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति है उसके शरीर में। तो जब जांच हुई तो उसके कबाड़खाने में वहां पर ये देखा गया। तो कई बार विशेष रूप से लैब से इनके चोरी होने से या लैब से दुर्घटनावश विस्थापित होने से यह प्रदूषण की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो मानव इस समस्या के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा जो स्रोत है या जिसकी वजह से प्रदूषण बनता है, उसमें प्रकृति जन्य भी है। एक्चुअली थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम या अन्य और बहुत से धातुएं हैं जो हमारी क्रस्ट में पाई जाती, जो हमारी क्रस्ट में पाई जाती हैं और जिनसे निरंतर विकिरण की क्रिया चलती रहती है। निरंतर विकिरण की क्रियाएं चलती रहती हैं, परंतु चूंकि ये अयस्क होते हैं और इनसे विकिरण इतना न्यून होता है कि मानव शरीर पर उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं देखा जाता। प्रकृति में भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, परंतु प्रकृति में विकिरण की मात्रा सीमित है और इस सीमित मात्रा का मानव जीवन पर कोई प्रभाव, मानव जीवन ही नहीं, कोई भी, चाहे वनस्पति हो या अन्य जंतु हो, कोई भी हो, उस पर प्रभाव बहुत ही मतलब नेग्लिजेबल है। कोई ऐसी उसमें काउंट करने वाली बात है ही नहीं, यानी कह सकते हैं प्रभाव नहीं देखा जाता, परंतु प्रकृति में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो कारकों के रूप में इसकी व्याख्या करते हैं कि दो स्रोत होते हैं, कुछ मानवजन्य स्रोत हैं और कुछ प्रकृति जन्य स्रोत, परंतु प्रकृति जन्य स्रोत बहुत घातक स्थिति के कगार पर नहीं। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि ये जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, इसके इफेक्ट्स क्या, किस तरह के इफेक्ट्स आते हैं। प्रभाव, रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रभाव बड़ा ही नकारात्मक होता है, व्यापक स्तर पर होता है, दूरगामी होता है। सबसे खास बात यह दूरगामी प्रभाव इस रूप में होता है कि जब भी परमाणु विस्फोट होते हैं या कुछ ऐसी बात हुई और उसके संपर्क में कोई भी जीव जंतु आ जाता है, तो उसके जीन में ही परिवर्तन हो जाता है, जीन पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसका जेनेटिक्स चेंज हो जाता है।
और जेनेटिक चेंजिंग होने का रिजल्ट ये होता है कि कई बार अजीब अजीब तरह के मानव की शरीर रचना देखी जाती है। जो बच्चे पैदा होते हैं, पता चला उसकी कंप्लीटली एक आंख ही गायब है, एक ही आंख है। पता चला कि दोनों हाथ में से एक हाथ गायब है, एक पैर ही गायब है। कुछ और स्थिति बन गई शरीर के, पता चला कि एक किडनी ही गायब है, पैदाइशी एक किडनी गायब है। तो अजीब अजीब से जेनेटिक्स में प्रॉब्लम आती है। यानी कि ये जेनेटिक्स में ऑटोसोम्स और क्रोमोसोम्स दोनों पर प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से विकृत पैदाइशी स्थिति बनती है। जैसे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरे, जो बम गिराए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन, उसका प्रभाव यह रहा कि आज भी इस क्षेत्र में बहुत से बच्चे जो पैदा होते हैं वे विकृत शरीर वाले होते हैं। आज भी इफेक्ट देखा जाता है, बहुत दूरगामी। तो इसका सबसे बड़ा जो चिंतनीय प्रभाव है वो है पैदाइशी विकृति। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह से अन्य जीवों में भी देखा जाता है। आप लोगों ने इसी बेस पर एक फिक्शन मूवी गॉडजिला देखी होगी। देखिए आप लोगों ने मूवी गॉडजिला, हैव यू सीन इट? गॉडजिला इज ए वेरी नाइस मूवी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि ड्यू टू रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इसकी इमेजिनेशन की गई है। आप लोग देखते हैं कि शुरू में ही प्रशांत दिखाया गया है कि प्रशांत महासागर के एक द्वीप पर सागर के बहुत निचले भाग में एटॉमिक टेस्ट होता है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फैलने की वजह से सागर के अंदर रहने वाला एक जीव है जिसके जेनेटिक्स में चेंज होता है और उस जेनेटिक्स में चेंज होने के परिणाम स्वरूप उसका आकार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया। वह इतना बड़ा आकार का हो गया है कि मानव की रचनाएं उसके सामने सब बोनी हो गई। और किस प्रकार से वो शहर में स्थिति डिस्टर्ब कर देता है, उसमें कल्पना की गई। यह एक बड़ा ही, ये तो प्रूफ्ड एग्जाम्पल है। आप लोगों ने चेरनोबिल दुर्घटना सुनी होगी। चेरनोबिल दुर्घटना में बाद में यह इफेक्ट देखा गया कुछ जेनेटिक्स में कि जो उस एरिया के कुछ मेंढक थे, फ्रॉग थे, उनका साइज बढ़ गया, मेंढक का साइज बढ़ गया। और जो उस एरिया के सांप थे, स्नेक, उनकी साइज घट गई। स्नेक की साइज घट गई। तो मैं कोई बहुत अच्छी मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें बड़ा अच्छा कार्टून दिखा रखा था कि सांप तो छोटा हो गया और मेंढक बड़ा हो गया। मेंढक छोटे से बहुत बड़ा हो गया और सांप बड़े से छोटा हो गया। परिणाम यह हुआ कि अब मेंढक सांप को दौड़ा रहा है कि चल बेटा भाग, अब मैं तेरा शिकार करूंगा। तो जेनेटिकल चेंज होने का यह प्रभाव हो सकता है, ठीक है। तो जेनेटिक्स पर व्यापक प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो उस एरिया की वनस्पति होती हैं उन पर भी प्रभाव देखा जाता है। जो उस एरिया के खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर भी प्रभाव देखा जाता है, वो भी पॉल्यूटेड हो जाते हैं।
तो इसका प्रभाव विशेष रूप से जेनेटिक्स पर देखा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका दूसरे प्रभाव ये पड़ेंगे, नंबर 2 इफेक्ट इज विभिन्न प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे स्किन कैंसर, त्वचा रोग, त्वचा कैंसर या चर्म कैंसर, आई कैंसर। विशेष रूप से शरीर के वे भाग जो एक्सपोज रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, उन पर यह बहुत अधिक दुष्प्रभाव डालते। ठीक है, तो स्किन कैंसर और बहुत सारे कैंसर की संभावना यहां पर बनी रहती है। इसके साथ टीबी की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। टीबी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ बोन कैंसर की भी प्रॉब्लम होती है। बोन कैंसर की भी समस्या बहुत ही सीवियर स्तर तक देखी जाती है। ठीक है, तो यह भी इसका एक प्रभाव देखा जाता है। और सबसे जो खास बात यह है कि यह रेडियोएक्टिव पदार्थ वर्षों तक, यानी कि माना जाता है कि हजारों, सैकड़ों, हजारों वर्षों तक वातावरण में इनकी उपस्थिति बनी रह सकती है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब जरा सोचिए इसके लिए उपाय क्या करेंगे आप। भाई जब समस्या है तो ओबियस सी बात है उपाय भी हमारे पास ही होनी चाहिए, क्योंकि यह हमने ही समस्या खड़ी की है। तो जब उपाय की बात होती है तो सबसे पहले कि यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहना चाहिए। अपने अपने घरों में रहना चाहिए। कोई भी पदार्थ जो खुला हुआ है वातावरण में खुले में रहता है जनरली, और उसका हम लोग यूज करते जैसे फल वगैरह हैं और बहुत सारी चीजें, उसके उपभोग से बचना चाहिए, कंज्यूम नहीं करना चाहिए या बचना चाहिए। उसके साथ साथ यदि ऐसी कोई बात है जहां पर ऐसी कोई संभावनाएं रहती भी हैं तो विशेष रूप से पोटेशियम आयोडाइड घरों में पोटेशियम आयोडाइड रखना चाहिए, और यदि स्थिति बनती है तो तुरंत कंज्यूम करना चाहिए, तुरंत उसको इंटेक करना चाहिए। टैबलेट्स आते हैं छोटी छोटी, उन टैबलेट के खाने से शरीर के अंदर इसके प्रति रेजिस्टेंसी आ जाती है। विशेष रूप से आप लोगों ने 2001 में जब देखा कि 9/11 की घटना हुई थी, यानी कि ट्विन टावर पर जब अटैक हुआ, और उस समय बड़ा र्यूमर उठ गया था कि आतंकवादी एटॉमिक पदार्थों का चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं और उसे बॉम्ब बना सकते हैं और अमेरिका के खिलाफ यूज भी कर सकते हैं। तो उस समय अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को पोटेशियम आयोडाइड बड़ी मात्रा में सबको उपलब्ध कराया था कि भाई कोई भी ऐसी इमरजेंसी है तो उसे आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जहां पर ऐसी दुर्घटना हो जाती है, हमारे डीआरडीओ ने, इंडिया में डीआरडीओ ने विशेष रूप से सैनिकों के लिए या दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने वाले लोगों के लिए विशेष किस्म की ड्रेस बनाई है, जिस ड्रेस के पहनने से दुष्प्रभाव नहीं आते। तो इस दिशा में विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए
कि पहले अपने घरों में रहने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा, कोई भी खुली में पाई जाने वाली जो चीज है, फल वगैरह हैं, जो पेड़ हैं या पानी है, दूध वगैरह है, भैंस, कई बार जानवर जो होते हैं घास वगैरह खाते हैं, तो वह घास के थ्रू रेडियो एक्टिव पदार्थ उनकी बॉडी में पहुंच जाता है और बॉडी में पहुंच के वो दूध के द्वारा फिर हमारे शरीर में पहुंचता है। तो ऐसे में मिल्क आदि से भी बचना चाहिए। जो घरों में बंद पदार्थ हैं, रखे हुए हैं, इमीडिएट उनका यूज करना चाहिए। ये कुछ इसके बचने के उपाय हैं। ठीक है, तो ये हुआ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है, आपके प्रारंभिक परीक्षा में यहां से अक्सर प्रश्न आते हैं कि कौन कौन से पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से बचने के लिए किस चीज का सेवन किया जा सकता है, तो वो है पोटेशियम आयोडाइड। कई जो दुर्घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ठीक, ओके, बाय, मिलते हैं हम लोग